एक जॉब ओपनिंग है, उसके लिए 60 से 70 बच्चे आ रखे हैं, लाइन में लगे हुए हैं इंटरव्यू देने के लिए। पूरी की पूरी इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी का नाम खराब हो रहा है। आजकल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक बहुत ही बड़ी, अगर आपका कैनेडियन स्टाइल का रिज्यूमे नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो बेसिकली आप में से काफी सारे लोग जो अभी रिसेंटली एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आए हो, मेरे को मैसेजेस वगैरह करके पूछते हो कि भाई हम कनाडा तो आ गए हैं, अब पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी है, उसके लिए रिज्यूमे बनाना है, तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है ताकि आसानी से हमें पार्ट टाइम जॉब मिल सके। तो आज की इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे और साथ के साथ वीडियो के एंड में पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड एक बहुत ही जरूरी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये सारी चीजें करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। हाँ जी, तो यार पार्ट टाइम जॉब्स, मेरा मतलब है सर्वाइवल जॉब्स के लिए जो आप अपना रेज्यूमे बनाओगे उसमें सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज आपकी होने वाली है अवेलेबिलिटी। तो जो भी अवेलेबिलिटी आप अपने रेज्यूमे में डालते हो वो एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर मैच नहीं होती हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वो जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि जो सर्वाइवल जॉब्स होती हैं उसमें कोई स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं होती है। तो चाहे आप अपने रेज्यूमे में बहुत सारे स्किल्स वगैरह डाल दो कि मैंने ये किया है, मेरे को वो आता है, अगर आपकी अवेलेबिलिटी मैच नहीं होगी तो वो आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएंगे। तो जॉब के हिसाब से आपको अपनी अवेलेबिलिटी डालनी है। फॉर एग्जांपल किसी ग्रोसरी स्टोर के अंदर अगर आप किसी प्रोड्यूस डिपार्टमेंट के लिए जॉब अप्लाई कर रहे हो तो प्रोड्यूस डिपार्टमेंट में बंदे रिक्वायर्ड होते हैं अर्ली मॉर्निंग में, जैसे सुबह 5 बजे 6 बजे। तो अपनी अवेलेबिलिटी उस हिसाब से चेंज करो, ऑब्वियसली उस हिसाब से आप अवेलेबल होने चाहिए। गैस स्टेशन के अंदर क्या होता है, वो प्रेफर करते हैं कि ऐसे बंदे अवेलेबल हो कि हफ्ते में 2 या 3 दिन वो लगातार 8 घंटे की शिफ्ट कर सके। फॉर एग्जांपल 3 to 11 या फिर सुबह 7 बजे से दोपहर के 3 बजे तक, इस तरीके से आप पूरे टाइम के लिए अवेलेबल होने चाहिए। ध्यान रखना कि आपको अपने रिज्यूमे पे अपनी अवेलेबिलिटी जरूर डालनी है और जॉब के हिसाब से जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम चेंज करते हैं ना, तो अपनी अवेलेबिलिटी भी चेंज करनी है। अब ये पता कैसे लगेगा कि कौन सी जॉब में किस तरीके की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए? दो बच्चों से बात करो, नेटवर्क करो, अपने कॉलेज में जाओ, जो आपके सीनियर्स हैं उनसे बात करो कि यार मैं इस टाइप की जॉब के लिए अप्लाई करने वाला हूं, तो किस हिसाब से अवेलेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको पता लग जाएगा। तो ये सिस्टम होता है, या फिर मेरे को ही मैसेज कर सकते हो, बाकी आगे बातें कर। हाँ जी, तो यार जैसे ही आपकी अवेलेबिलिटी एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मैच हो जाती है, उसके बाद बात आती है कि भी रेज्यूमे के अंदर क्या है या फिर आपने कौन कौन से स्किल्स वगैरह मेंशन कर रखे हैं। अब जब हम इंडिया में अपना कोई रेज्यूमे बनाते थे तो सबसे टॉप पे अपना नाम आ गया, फिर ईमेल आईडी आ गया, फिर फोन नंबर वगैरह आ गया। उसके बाद क्या होता था कि हम एक ऑब्जेक्टिव लिखते थे कि मेरा लाइफ के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर ये जॉब ज्वाइन करके मैं अपना कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना चाहता हूं, कि मैं ये बनना चाहता हूं 5 साल बाद, मैं ये करना चाहता हूं। यार ऐसा आपको कुछ भी नहीं लिखना। एम्प्लॉयर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, उससे ये दिखाई देता है कि आप थोड़े से सेल्फिश हो। ये जॉब ज्वाइन करके आप अपना सोच रहे हो, आपको अपने बारे में नहीं सोचना। आपको ये दिखाना है कि मेरे अंदर ये 1-2 स्किल्स हैं जिनको यूटिलाइज करके मैं इस जॉब के अंदर कंपनी की ग्रोथ में हेल्प कर सकता हूं। तो आपने अपने 2-3 स्किल्स मेंशन करने हैं उसके अंदर, मतलब बेसिकली आपको अपनी एक प्रोफेशनल समरी लिखनी है, 1 या 2 या फिर मैक्सिमम 3 लाइनों में, कि किस तरीके से आप उस कंपनी में हेल्प कर सकते हो, अपने स्किल्स वगैरह को यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये हिसाब किताब होता है। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी मत लिखना, अपनी प्रोफेशनल समरी लिख सकते हो। अब यार एक गलती जो कि आजकल बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपने रिज्यूमे के अंदर करते हैं, जिसकी वजह से एक तो उनको जॉब नहीं मिलती है और साथ के साथ पूरी की पूरी इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी का नाम खराब होता है, वो ये है कि आप अपने रिज्यूमे के अंदर अपना एक फेक एक्सपीरियंस डाल देते हो कि इंडिया में अपनी पढ़ाई करते हुए, ग्रेजुएशन करते हैं या फिर स्कूलिंग वगैरह करते हुए मैंने पार्ट टाइम जॉब की थी डी मार्ट के अंदर, वी मार्ट के अंदर, बिग बाजार के अंदर, पता नहीं किसी रिलायंस स्टोर के अंदर। यार ये काम बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। अगर 5-6 साल पहले या फिर 7-8 साल पहले 2015 में 14 में ये काम आपने किया होता तब थोड़ा सा सेंस बनता था, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे हायरिंग मैनेजर तब कैनेडियंस थे, उनको नहीं पता था कि भी इंडिया में क्या कल्चर है, काम करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन आज के टाइम पे किसी भी स्टोर का नाम ले लो, किसी भी कंपनी का नाम ले लो, वॉलमार्ट हो गया, टिम हॉर्टन्स हो गया, सबवे हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, फिर बड़ी बड़ी कंपनीज होगी, हर जगह पे इंडियन लोग बैठे हुए हैं जो आप ही की तरह एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आए थे, फिर ग्रो करते करते उस पोजीशन पे पहुंचे हैं। जैसे ही उनके सामने रिज्यूमे आता है उनको पता लग जाता है कि ये फेक है, क्योंकि सबको पता है कि भी इंडिया में ये कल्चर नहीं है। 1000 में से 1 या 2 बंदे मुश्किल से पढ़ाई करते हुए पार्ट टाइम जॉब करते होंगे, तो वहीं पे आपका इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन खराब हो जाता है कि भाई गलत, झूठ बोल रहा है, मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहीं पे आप रिजेक्ट हो जाते हो, ठीक है। तो प्लीज़ ये काम मत करो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप 12th के बाद आ रहे हो या फिर फ्रेश ग्रेजुएट होकर अगर आप कनाडा आ रहे हो और आप एक्सपीरियंस की जगह पे कुछ और डालना चाहते हो, तो अभी मैं वीडियो में आगे बताता हूँ, लेकिन प्लीज़ फेक एक्सपीरियंस डालना छोड़ दो। हो सकता है कि 5-6 साल पहले आपको कोई भैया आए थे या फिर चाचे का लड़का, मामे की लड़की आई थी, उसने फेक एक्सपीरियंस डाल दिया था, उसको जॉब मिल गई थी, लेकिन टाइम चेंज हो चुका है। अब इंडियंस काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं, मैनेजर पता नहीं कौन कौन सी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। तो यार
पहला ही इंप्रेशन खराब हो जाता है। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि फेक एक्सपीरियंस मत डालो प्लीज़। अगर आप बोलोगे कि चलो ठीक है कि आपकी बात मान लेते हैं, अपने रिज्यूमे के अंदर हम कोई भी फेक एक्सपीरियंस नहीं डालेंगे, लेकिन मैंने अभी रिसेंटली अपनी 12th कंप्लीट किया, कोई वर्क एक्सपीरियंस तो है नहीं और मैं कनाडा आ रहा हूँ, या फिर अभी रिसेंटली मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, बीटेक या बीकॉम की और मैं कनाडा आ रहा हूँ, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस सेक्शन में मैं डालूँ क्या? क्योंकि अगर कुछ नहीं डालता हूँ तो रिज्यूमे बहुत ही छोटा बनेगा, आधे पेज का, उससे इंप्रेशन बड़ा खराब जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, टेंशन मत लो कि अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा आपकी मैटर करती है। अगर अवेलेबिलिटी मैच हो जाती है तो चांसेस आपको जॉब मिलने के बढ़ जाते हैं। उसके बाद बात आती है कि भी उस सेक्शन में क्या डालें। तो बेसिकली 18 साल, 19 साल, 20 साल, आपकी 22 साल की जो उम्र है, इतना सारा टाइम है, इतनी आपकी लंबी जिंदगी है, आपने कुछ तो अपनी लाइफ में किया होगा स्कूल या कॉलेज के अंदर, कोई ओलंपियाड, कोई वॉलंटियरशिप या फिर कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है, या फिर स्कूल के अंदर जो एनुअल फंक्शन होता है कुछ ना कुछ पार्ट किया होगा, डांस किया होगा, या फिर कोई टिकट सेल की होगी, लोगों को कन्विंस किया होगा कि भैया ये टिकट खरीद लो, जो आपके सेल्स के स्किल्स को प्रदर्शित करता होगा, या फिर कॉलेज के अंदर जो एनुअल फेस्ट होता है उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन की कमेटी होती है उसमें कुछ किया होगा। कुछ भी पढ़ाई से हट के आपने कुछ भी किया है वो आप अपने एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि जो बंदा आपका रिज्यूमे चेक करेगा उसको पता है कि भाई आपने अभी रिसेंटली अपनी 12th कंप्लीट की है, तो इट इज़ ऑब्वियस कि आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो उस केस में वो सारी चीज़ें आप अपने उसमें डाल सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना कि उन सारी चीज़ों को आपने, जो जॉब है ना, जो जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसे बेस्ट बाय में आप अप्लाई कर रहे हो जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें सेल करनी है, तो वो सेल से रिलेटेड आपको कुछ अपनी चीज़ें डालनी होंगी रेज्यूमे के अंदर, तो उनको लिंक करना मत भूलना। तो ये चीज़ें हैं। तो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। बाकी आगे बात करते हैं। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि ये वीडियो बनाने से पहले मैंने 4-5 हायरिंग मैनेजर से बात की थी, डिस्कशन की थी, एक पर्सपेक्टिव लेने के लिए कि क्या हिसाब किताब होता है हायरिंग का। तो वो भी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आए थे 4-5 साल पहले, अब ग्रो कर चुके हैं इस लेवल पे कि लोगों को हायर करते हैं, रेज्यूमेज वगैरह चेक करते हैं। तो उन्होंने मेरे को एक फीडबैक दिया कि आजकल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक बहुत ही बड़ी या फिर छोटी सी गलती कर रहे हैं अपने रेज्यूमे के ऊपर, जिसकी वजह से उनको जॉब मिलने के चांसेस 0% हो जाते हैं। तो बेसिकली वो ये है कि अपना वो एड्रेस बहुत ही इररेलेवेंट सा डाल देते हैं। तो मान लो कि एक बच्चा है जो ब्रैम्पटन के अंदर रहता है, उसने रेज्यूमे के अंदर अपना ब्रैम्पटन का एड्रेस डाला हुआ है और वो शेरिडन कॉलेज के अंदर अपनी पढ़ाई कर रहा है ब्रैम्पटन वाले में ही, लेकिन वो जॉब अप्लाई करता है किचनर के अंदर जो कि 100 किलोमीटर दूर है, या फिर टोरंटो के अंदर जो कि 70 किलोमीटर दूर है, या फिर बैरी के अंदर जो कि 110 किलोमीटर दूर है। तो ऐसा काम आप बिल्कुल भी मत करो, ठीक है? कोई लॉजिक नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनती। देयर आर 0% चांसेस कि आपको वो जॉब मिलेगी। तो प्लीज़ अपनी सिटी के अंदर जॉब अप्लाई करो, एक पर्टिकुलर रेडियस के अंदर जॉब अप्लाई करो, अलग अलग जगह जाओ, नेटवर्किंग करो, ऑनलाइन अप्लाई करो, जो कर सकते हो वो करो। ऐसा नहीं है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना, या फिर ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, सिर्फ स्टोर के अंदर जाओ, या फिर स्टोर के अंदर नहीं जाना, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। जो होता है साम दाम दंड भेद, जो कर सकते हो वो करो। और साथ के साथ जो आपका फ़ोन नंबर होता है वो इंडिया का मत डालो, ठीक है? कोई भी हायरिंग मैनेजर आपको व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करेगा। ये तो मेरे टाइम पे भी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी बच्चों को कि वो गलत फ़ोन नंबर डाल देते थे, उनको कॉल ही नहीं आता था। एक मेरा दोस्त था, उसने फ़ोन नंबर डाल रखा था गलत, 9 की जगह उसने 6 लिख दिया था, उसको कॉल ही नहीं आ रहा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको भी चेक कर लेना। ऐसा ना हो कि आपको जॉब मिल सकती है लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से वो नहीं मिल रही है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब यार पिछले महीने 2 महीने से ना एक मैसेज मेरे को बहुत ज़्यादा आता है मेरे इंस्टाग्राम के डीएम्स में। पहले कभी कभी आता था, अब बहुत ज़्यादा आता है कि भैया मेरे को कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे के बारे में बता दो कि वो किस तरीके से बताते हैं, उसका फॉर्मेट मेरे को बता दो ताकि मैं अपना रेज्यूमे बना लूँ कैनेडियन स्टाइल का। यार ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती दुनिया में कि इंडियन स्टाइल रेज्यूमे या फिर कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे या फिर रशियन स्टाइल रेज्यूमे। यार ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। रेज्यूमे ही होता है। नॉर्मल फॉर्मेट होता है कि ऊपर आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, फिर आपकी 1-2 लाइनों की समरी होगी कि आप किस तरीके से कंपनी के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हो, फिर आपकी अवेलेबिलिटी डाल दो, उसके बाद एक्सपीरियंस डाल दो, उसके बाद स्किल्स डाल दो, उसके बाद आपकी एजुकेशन डाल दो, और उसके बाद हॉबीज़ वगैरह डालना चाहो, वैसे मेरे हिसाब से नहीं डालनी चाहिए लेकिन फिर भी डालना चाहो तो डाल सकते हो कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह आपकी हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे एक मिथ होता है, या फिर मैं क्या ही बोलूँ, तरीका होता है कुछ फोमो क्रिएट करने का कि अगर आपका कैनेडियन स्टाइल का रिज्यूमे नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, तो ये करो, वो करो, XYZ चीज़ें करो। तो इतनी टेंशन मत लो। कैनेडियन स्टाइल रिज्यूमे कुछ नहीं होता। डिप्रेशन में आ रहे हो, परेशान हो रहे हो, टेंशन ले रहे हो कि ये क्या चीज़ नहीं हमें पता लगी है कनाडा के अंदर, यार ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रोफेशनल जो रिज्यूमे होता है, जो फुल टाइम जॉब के लिए होता है, उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये हिसाब किताब होता है। बाकी उधर जाके एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, मतलब पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड, वहाँ जाके बात करते हैं। अब यार पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में मैं आप लोगों के साथ 2-3 चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। तो बेसिकली
बेसिकली डेफिनेटली इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे आपने काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह देखी होंगी कि भाई स्टोर्स के बाहर लाइनें वगैरह लगी हुई हैं पार्ट टाइम जॉब्स के लिए। बच्चों को पार्ट टाइम जॉब मिल ही नहीं रही है। मैकडॉनल्ड्स, टिम हॉर्टन्स, एक जॉब ओपनिंग है, उसके लिए 60 से 70 बच्चे आ रखे हैं, लाइन में लगे हुए हैं इंटरव्यू देने के लिए। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। या फिर कोई करियर फेयर चल रहा है, वहाँ पे 3-4 जॉब्स की ओपनिंग है और उसके लिए 150 से 200 बच्चे आ रखे हैं। और ये चीज़ें देख के आप लोग घबरा रहे हो, डीमोटिवेट हो रहे हो, नेगेटिविटी आपके माइंड में जा रही है कि भी कनाडा के अंदर तो पार्ट टाइम जॉब मिलेगी नहीं, यहाँ पे तो क्राइसिस चल रही है। मैं बताना चाहूँगा कि यार 5 साल पहले भी लाइनें लगती थी। जब मैं 2019 में अपनी फुल टाइम जॉब ढूंढ रहा था 4 मंथ्स की ब्रेक में, तो मैं होम डिपो के एक करियर फेयर को अटेंड करने गया था। वहाँ पे 5 या 6 जॉब्स की ओपनिंग थी और 150 से ज़्यादा बच्चे आ रखे थे, प्रॉपर तरीके की लाइन लगी हुई थी। और मैं बात कर रहा हूँ एक छोटी सी सिटी की जो कि थंडर पे था। अगर बड़ी सिटी की बात करें जैसे कि ब्रैम्पटन हो गया, वैंकूवर हो गया या फिर GTA रीजन हो गया पूरा का पूरा, वहाँ पे तो और भी लाइनें लगती थी 5 साल पहले जब चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल थी कोविड से पहले। तो बेसिकली यार लाइनें पहले भी लगती थी, आज भी लगती हैं, फ्यूचर में भी लगेंगी। तो ये सारी चीज़ों को देख के घबराने की जरूरत नहीं है कि आप डीमोटिवेट हो जाओ, घर पे ही बैठे रहो कि भाई पार्ट टाइम जॉब तो है ही नहीं, मैं अप्लाई ही नहीं करूंगा क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। अप्लाई करोगे तो ही जॉब मिलेगी। जो अप्लाई करेगा उसको जॉब मिल जाएगी, जो थोड़ा सा हार्डवर्क करेगा उसको जॉब मिल जाएगी। और साथ के साथ अकोमोडेशन से रिलेटेड भी आजकल वीडियोस काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं कि बच्चे शेल्टर में रह रहे हैं, रोड पे सो रहे हैं, ब्रिज के नीचे सो रहे हैं। यार मैं बताऊं, जब मैं एज अ स्टूडेंट आया था ना 2018 में, एक बच्चा था मेरे साथ आया था, उसका नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि मेरी क्लास में पढ़ता था। 3 दिन के लिए वो शेल्टर होम में रहा था क्योंकि उसको अकोमोडेशन नहीं मिल रही थी। मैं भी मजबूर था क्योंकि मैं भी किसी और के घर रह रहा था, वरना मैं उसको अपने साथ रख लेता। लेकिन वो 3 दिन के लिए एक शेल्टर होम में रहा था। तो तब भी ऐसी सिचुएशन होती थी, लेकिन तब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था, वीडियोज़ व्यूज़ के लिए इतनी नहीं बनती थी, इसलिए पता नहीं लगता था लोगों को। तो इसलिए स्ट्रगल हार्डवर्क पहले भी होता था, अब भी हो रहा है, फ्यूचर में भी होगा। जो हार्डवर्क करेगा उसका सारा काम बन जाएगा, जो नहीं करेगा उसका काम नहीं बनेगा। तो ये हिसाब किताब है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछना। और जब तक अगली बढ़िया सी वीडियोज़ नहीं आती हैं, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।